हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं हम स्टार्ट, जिसमें हम अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। ये तुम्हारी यूनिट थर्ड का सेकंड पोर्शन है, जिसमें हमने डायज़ोनियम पार्ट पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जैसे तुम्हें पता ही है, नाइट्रो ग्रुप तुम्हें पता है कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है NO2 ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं दो, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरी तरफ एक डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो तुम कहते हो वो बना रखा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप अलग से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बता रहा है कि क्या होते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफेटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ भी लगा हो सकता, एलिफेटिक चेन भी हो सकती है और एरोमेटिक पार्ट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी भी कुछ दिखा रहा है। तो उसमें प्राइमरी, अगर जिस कार्बन से तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है वो प्राइमरी कार्बन है तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। इसी तरह कार्बन पर डिपेंड करेगा कि कार्बन सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, नीचे इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो आइसोमेरिक होता है नाइट्राइट ग्रुप के। अब नाइट्रो और नाइट्राइट में क्या डिफरेंस होता है, जब लिंकेज नाइट्रोजन से होती है मेटल की, या फिर जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हो रहा है नाइट्रो ग्रुप, तो उसको बोलेंगे नाइट्रो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर नाइट्रोजन से नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन से अटैच कर रहा है तुम्हारी एंटिटी, कार्बन है या फिर तुम्हारा कोई एल्कली मेटल है, तो उस टाइम वो ग्रुप बन जाता है नाइट्राइट। ठीक है, तो ये आइसोमेरिक फॉर्म होती है इसी की। ठीक है, अब नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और इनकी काफ़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शन शो करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नीचे बना के दिखा रखा है एक क्लासिकल स्ट्रक्चर और एक पोलर स्ट्रक्चर। क्लासिकल इसलिए लिखा, पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से दिखाते थे एरो मार्क करके, अब पोलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ये जो मैं कह रही हूँ पोलर फॉर्म। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं इसको या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब नीचे देखो, पोलर स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स क्या सपोर्ट करता है, मतलब क्या हमारे डाइपोल मोमेंट्स की जो वैल्यू है वो क्या डिनोट करती हैं। नीचे तीन स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, एक में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, फिर बीच में एक ये साइन बना रखा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर बना रखा है, ये फर्स्ट के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, और जो ऐसे 3 लाइन करके बनाते हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये जो इधर बना रखा है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड फिर एक बनाया है। ठीक है, अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है यही हमारा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है नाइट्रो एल्केन्स का। क्यों, क्योंकि जो भी देखा गया है स्टडीज़ के द्वारा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों बॉन्ड इक्वल है और उनकी बॉन्ड लेंथ बीच में एग्जिस्ट करती है, सिंगल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के। जैसे यहाँ पर अगले पेज पर ये वही लिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर 121 पिकोमीटर विच लाइज इन बिटवीन द सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट करती है। सिंगल बॉन्ड होता तो 136 होती पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, डबल बॉन्ड होता तो 114 होता, लेकिन ना तो वो बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है और वो उसकी बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं और वो कितनी है 121 पिकोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक अगला नॉमेनक्लेचर। ये सब तुम्हें आता ही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा बताने लायक। वही है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही कि जिस कार्बन से हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा होता है जहाँ तक हो सके उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। ठीक है, उसी हिसाब से आयुपैक नेमिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर करके देख लेना, कई एग्जांपल दे रखे हैं, अगर किसी में कन्फ्यूजन हो कि ये गलत कर रखा है या ठीक कर रखा है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो उसमें नाइट्रो एल्केन्स को पहले डिस्कस कर रहा है, नाइट्रो एल्केन्स नाइट्रो एरीन्स दोनों पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले नाइट्रो एल्केन्स, जिसमें आर जो पार्ट है वो हमारा एलिफेटिक पार्ट है। सबसे पहले प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से अगर बनाना हो तो इन पे इसमें सिंपल नाइट्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड
ठीक है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वेपर फेज नाइट्रेशन नाम दिया हुआ है इस मेथड को, मतलब वेपर्स की फॉर्म में होंगे हमारे क्या, रिएजेंट भी सबस्ट्रेट भी, दोनों मीथेन और ये जो HNO3 लिया है दोनों वेपर्स फॉर्म में हो जाएंगे। इतने हाई टेम्परेचर पर सब कुछ ही गैशियस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो एल्केन्स की हेल्प से करेंगे और हमें मिल जाएंगे नाइट्रो एल्केन्स कंपाउंड। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल मीथेन से दिखाया है, नाइट्रोमीथेन बन गया है। ठीक है, अब इस मेथड की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट्स हैं, या कौन सा प्रोसीजर ये फॉलो करता है, कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, तो वो सब यहाँ पर डिस्कस करेगा। इसमें देखो इथेन अगला एग्जांपल लिया है। इथेन का अगर नाइट्रेशन कर रहे हैं फ्यूमिंग HNO3 लेकर एट 673 केल्विन, तो दो कंपाउंड यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हैं। अब इतने हाई टेम्परेचर पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, हम रोक ही नहीं सकते कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज को। ठीक है, तो इस मेथड की यही लिमिटेशन है कि यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ जैसे लिमिटेशन की पहली लाइन लिखी यही हुई है, नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स नॉट ओनली गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल आइसोमेरिक नाइट्रो एल्केन्स बट ऑल्सो, जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। मतलब ये लाइन में ये कहना चाहता है कि आइसोमेरिक फॉर्म नाइट्रो एल्केन्स की फॉर्म तो बनेंगी, जैसे यहाँ पर ये नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन बना है, साथ के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेकेज यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे प्रोपेन के केस में 4 पॉसिबिलिटी कंपाउंड या और भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा अदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होता है और ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी। इसका मतलब ये हुआ अगर कहीं पर टर्शरी है कार्बन एटम, तो वहाँ पर नाइट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, टर्शरी इसका मतलब ये हुआ ऐसा कार्बन, यहाँ ये तीनों तरफ कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक ये CH बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर NO2 लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, लिमिटेशन ऊपर उसने बताई दी कि बहुत सारे मिक्सचर बनेंगे आइसोमेरिक कंपाउंड्स के। ठीक है, और मेरिट क्या है इसकी कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए तो ये यूज़फुल नहीं है ये मेथड, लेकिन कमर्शियल प्रिपरेशन नाइट्रो एल्केन्स की ऐसे ही की जाती है, इसी मेथड से की जाती है, क्योंकि बेनिफिशियल है, इतने सारे कंपाउंड्स बनेंगे। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही होता है ना कि कम लागत में ज़्यादा हमारे को मिले कोई चीज़, तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो उनका काम बन जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, उसमें भी उसने लिखा है अल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, अब ये सिल्वर नाइट्राइट AgONO इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड हीट भी करना पड़ा है। ठीक है, हीट का साइन है डेल्टा। अब यहाँ पर भी देखो दो कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है, नाइट्रो अल्केन्स भी और अल्काइल नाइट्राइट भी। देखो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ये जो बन रहे हैं नाइट्रो अल्केन्स, हमारा चैप्टर इससे रिलेटेड है। नाइट्रो अल्केन्स हमें पढ़ने हैं बेसिकली, लेकिन साथ के साथ नाइट्राइट्स भी बन रहे हैं। नाइट्राइट्स जैसे मैंने बताया, नाइट्रो और नाइट्राइट आइसोमेरिक फॉर्म है एक दूसरे की। ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है तुम्हारी एंटिटी तो नाइट्रो कहेंगे उसी ग्रुप को, और अगर वही ग्रुप ऑक्सीजन से लिंकेज बना लेता है तो नाइट्राइट कहलाता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। तो अब यहाँ पर देखो ये मेथड है, इस मेथड में का जो मैकेनिज्म है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। अब यहाँ पर देखो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये है सिल्वर नाइट्राइट, उसमें भी नाइट्रोजन अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा, जब यहाँ पर एक माइनर प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, बनेगा माइनर प्रोडक्ट, लेकिन मेजर प्रोडक्ट नाइट्रो एल्केन्स ही होंगे। ठीक है, और ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करा है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा यहाँ से, I नेगेटिव। ठीक है ना,
आई नेगेटिव दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो निकलेगा। अब यहाँ पर देखो इसकी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिखा भी है कि जो नाइट्राइट आयन है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। एम्बिडेंट मतलब जिसके पास दो पॉइंट हैं अटैक करने के, दो पॉइंट हैं एज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो 2 पॉइंट से लोन पेयर देकर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। जैसे साइनाइड आयन का इसने एग्जांपल दिया है कि साइनाइड के पास भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बना सकता है। अब कार्बन से बनाता है तो साइनाइड कहलाता है और नाइट्रोजन से बना लेता है तो आइसोसाइनाइड्स कहलाते हैं वो कंपाउंड, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर अगर लिंकेज नाइट्रोजन से होती है तो नाइट्रो एल्केन्स बन जाते हैं, अगर लिंकेज ऑक्सीजन से होगी तो नाइट्राइट। जैसे यहाँ पर देखो इस केस में नाइट्रोजन से लिंकेज हुई है फर्स्ट केस में, ठीक है, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, ठीक है ना, आर चेन पर जो अल्काइल हैलाइड का पार्ट है, ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स बन रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन से कर दे तो नाइट्राइट बनते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब से अटैक कर रहा है तो यहाँ पर देखो वो सिल्वर नाइट्राइट नहीं ले रखा है, फिर क्या ले रखा है, सोडियम नाइट्राइट। यही बात यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर रही है दोनों के साथ। ब्रैकेट में देखो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ब्रैकेट में देखो कोवेलेंट और नीचे क्या लिखा हुआ है, आयनिक। इसका मतलब ये है कि सिल्वर नाइट्राइट जो कंपाउंड होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो एज आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रेक नहीं होता है वो मॉलिक्यूल, ठीक है। एज सच देखो उसने अटैक किया है। और जबकि जो सोडियम नाइट्राइट है वो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मतलब वो आयंस में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोडियम आयन दिखाया है Na पॉजिटिव और दूसरा आयन क्या दिखाया है, नाइट्राइट आयन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ऑक्सीजन ही अटैक कर रहा है। लेकिन सिल्वर नाइट्राइट में क्या होगा, सिल्वर नाइट्राइट में यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्राइट एज अ मॉलिक्यूल ही अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है कि वो अटैक करे, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो अब कंपेयर करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए नाइट्रोजन अटैक करके नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकाल देगा आई नेगेटिव और खुद जाकर लग जाएगा और हमें मिल जाएगा नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड है सिल्वर नाइट्राइट, ये डिफरेंस है भाई, ठीक है। अगर नाइट्राइट बनाना हो तो हमें एल्कली मेटल नाइट्राइट्स लेने पड़ेंगे यानी कि, ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम इस तरह से, ठीक है। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में आगे लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी बताई है, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स कुछ लिखी हुई है इसी मेथड की कि क्या डीमेरिट्स हो सकती है। कि पहला है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं बना सकते और लार्ज स्केल प्रिपरेशन भी हम नाइट्रो कंपाउंड्स की इससे नहीं कर सकते। बल्कि जो पहला मेथड था जिसमें हम एल्केन्स से बना रहे थे वो लार्ज स्केल प्रिपरेशन कर सकता है, तभी तो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो मेथड, ठीक है ना। लेकिन अल्काइल हैलाइड वाला जो मेथड है वो लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक तीसरा मेथड है नाइट्रो एल्केन्स बनाने का फ्रॉम टर्शरी अल्काइल अमीन्स। टर्शरी अमीन्स नहीं कहा है इसने, तो अमीन तो यहाँ पर प्राइमरी ही है, ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अमीन तो प्राइमरी ही है, जो उसके साथ अल्काइल पार्ट लगा हुआ है वो टर्शरी है, ठीक है। तो ऐसे एल्कीन्स के अमीन्स के साथ को अगर रिएक्ट करवा दे किसके साथ, KMnO4 के साथ, मतलब इनका ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें मिल जाते हैं क्या, नाइट्रो एल्कीन्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मिल गया। और ये नाइट्रो एल्कीन भी टर्शरी ही है क्योंकि जिस कार्बन से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वो टर्शरी कार्बन है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अरीन्स, ठीक है। एरोमेटिक रिंग पर नाइट्रो ग्रुप लगाना, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो वही रिकॉल सा ही करना है यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वही देखो HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं, अकेले HNO3 से कुछ भी नहीं होगा। कोई जैसे कुछ बच्चे लिख देते हैं अपॉन नाइट्रेशन और सिर्फ HNO3 लिख देते हैं, अकेला HNO3 कभी नाइट्रेशन नहीं कर सकता, उसके साथ तुम्हें कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखना कंपल्सरी है, कंपल्शन है बिल्कुल, क्योंकि वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा।
हम बात कर रहे थे कि नाइट्रेशन अकेला नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन नहीं करेगा, H2SO4 की हेल्प यहाँ पर हमें चाहिए। क्यों चाहिए वो यहाँ पर इस इक्वेशन से तुम्हें दिख रही होगी, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है नाइट्रोनियम आयन। H2SO4 की हेल्प से ही हम नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर पा रहे हैं, और नाइट्रोनियम आयन जब बनेगा वही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद देखो मैकेनिज्म कैसे कैसे है। बेंजीन या फिर अदर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, जैसे अगले स्टेप से देख लेते हैं। ठीक है, बेंजीन के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया है, अब वो अटैक कर रहा है। फर्स्ट स्टेप है ये। फर्स्ट स्टेप के साथ देखो स्लो लिखा है। अब ये स्लो क्यों लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे इन्होंने दी है। वो एक्सप्लेनेशन तुमने पहले किसी और तरीके से पढ़ी होगी, अब थोड़ी सी अलग लिख रखी है, बस अलग मतलब दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे ही नाइट्रोनियम आयन जाकर बेंजीन से लगेगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज अब रिंग में मूव कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट में जो बन रहा है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। अब ये स्टेप स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि हमारी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी या फिर उसका एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पर लूज़ हो रहा है। ये एक बात यहाँ पर इन्होंने बताई है कि फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों है, क्योंकि वो अपना इस करेक्टर को लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हो रहा है लूज़, लेकिन वो स्लोली हो रहा है। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही रेट को डिटरमाइन करता है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। एक और एग्जांपल लेके कि कोई एक साइकिल की फैक्ट्री है और उसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट बन रहे हैं, तो जो जिस पोर्शन में मान लो सबसे स्लो जो बन रहे हैं वो टायर बन रहे हैं। ठीक है, बाकी पोर्शन सब कुछ साइकिल का बन के तैयार है। जब तक टायर नहीं बनेंगे तो कोई एक साइकिल भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो किस पर डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन ऑफ साइकिल की रेट? जो स्लो चल रहे हैं उन्हीं पर। ठीक है ना, जो स्लो बना रहे हैं टायर्स को, तो उन्हीं पर डिपेंड कर। वही मेथड यहाँ पर है, वही एनालॉजी यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये स्टेप स्लो है, तो यही डिफाइन करेगा रेट को कि हमारी रिएक्शन की रेट क्या रहेगी। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं स्लो स्टेप को। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है उसमें तो सिर्फ प्रोटॉन निकल रहे हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, वो फास्ट स्टेप है। वो फास्ट स्टेप कभी भी रेट को डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा प्रोटॉन लूज़ कर देगा। जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, एक कैनोनिकल फॉर्म इनमें से लिख के हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब हमने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया है बेंजीन रिंग पर। ठीक है, अब इसके नीचे देखो अगला जो टॉपिक एक लिखा हुआ है, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ अबव मैकेनिज्म, कि यही मैकेनिज्म होता है। और स्लो स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल या नाइट्रोनियम आयन जाकर चिपकता है बेंजीन रिंग से। ठीक है, वो ही क्यों हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके लिए इसने यहाँ पर देखो नीचे एग्जांपल लिया है। एक बेंजीन की नाइट्रेशन की है, एक हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन, मतलब सारे की सारी बेंजीन की हाइड्रोजन्स को हटाकर ड्यूटीरियम यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ड्यूटीरियम यहाँ पर लगा दिया, फिर उसकी नाइट्रेशन की। दोनों की नाइट्रेशन में कोई ख़ास अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेकेज जो कि सेकंड स्टेप में होगा यहाँ पर, वो रेट को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। यानी कि इनके ब्रेक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिएक्शन की रेट पर। ठीक है, तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कार्बन के साथ ड्यूटेरियम लगा हुआ था या हाइड्रोजन लगा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से एविडेंस यहाँ पर देता है। ठीक है, उसके बाद चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, मतलब हमें हार्श कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी या सॉफ्ट कंडीशन से भी कई बार नाइट्रेशन हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये बताना चाहता है कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो किस तरह से रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। दो ही तरह के ग्रुप पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वही सब यहाँ पर अब अगले टॉपिक में ये डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं। एग्जांपल दे रहा है कि ये अगर लगे हुए हों बेंजीन रिंग पर और फिर तुम्हें नाइट्रेशन करने को कहा जाए तो हमें नाइट्रेशन के लिए माइल्ड कंडीशंस की ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशी होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट कर देती हैं, मतलब वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। अब रिंग पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ईजी हो जाएगा, उतना ईजी हो जाएगा नाइट्रेशन। ठीक है, रिंग पर जितने ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप्स हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो माइल्ड कंडीशंस पर भी हम नाइट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो डाइल्यूट HNO3 ही ले रखा है, ठीक है, उससे भी नाइट्रेशन हो गया है। H2SO4 तो लिया भी नहीं है, लेना चाहिए लेकिन, क्योंकि उसके बिना तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिनॉल की नाइट्रेशन यहाँ पर इन्होंने शो की है 293 केल्विन पर। इसी तरह अगर कोई पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है रिंग पर, ठीक है, और उसकी हम नाइट्रेशन या कोई और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने लग जाएं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है फॉर फर्दर कि उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब किसी ने पहले से इलेक्ट्रॉन रिंग से निकाल लिए होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हमें हार्श कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर देखो 393 केल्विन टेम्परेचर अप रखना पड़ा है, और डाइल्यूट की बजाय कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये तो मैं खुद पढ़नी है भाई, हाईलाइट मैंने थोड़ी थोड़ी कर रखी हैं, किसी में इतने समझने वाली बात है नहीं। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट वाली में थोड़ा ये है कि क्योंकि ये कंपाउंड हाईली पोलर होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। ये एक यहाँ पर एनोलॉजी अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। अब पहले नाइट्रो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेगा, उसके बाद नाइट्रो एरीन्स की। तो हम पहले नाइट्रो एल्केन्स की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, सबसे पहली टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन्स में तुमने पढ़ा होगा, कीटो फॉर्म होती है, इनॉल फॉर्म होती है। वो कैसे बनती है, वो टॉटोमराइज कर लेते हैं आपस में, तो तब हम कहते हैं कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कुछ होता है, पढ़ा है ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो उसी तरह का सिमिलर यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके पास प्राइमरी और जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स होती हैं। प्राइमरी में वो 2 होती हैं, सेकेंडरी में एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है, और टर्शरी क्योंकि उनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, तो वो टॉटोमेरिज्म भी शो नहीं कर सकते। अब किस तरह से दिखाया है देखो, हाइड्रोजन जो है वो मूव कर जाएगा 1 2 3 पोजीशन पर। देखो हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन एटम से ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है। ठीक है, 1-3 शिफ्ट इसको कह सकते हैं। ठीक है, 1-3 शिफ्ट ऑक्सीजन पर जाकर लग जाएगा, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्म के तुम्हें नाम याद करने हैं। ठीक है, पहली जो फॉर्म है वो नाइट्रो फॉर्म है। ठीक है, इसको सिंपली क्या कहेंगे, नाइट्रो फॉर्म, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एज सच ही है। और दूसरी जो फॉर्म है इसको एसी नाइट्रो फॉर्म, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि देखो अब यहाँ पर H आ गया है, और इस H को ये मॉलिक्यूल रिलीज़ कर सकता है इजीली, और बैक जा सकता है अपनी नाइट्रो फॉर्म में, इसलिए इसका क्या नाम है, एसी नाइट्रो फॉर्म। ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है ना, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर, ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसी नाइट्रो फॉर्म। और फर्स्ट जो फॉर्म है सिंपली नाइट्रो फॉर्म। तो सिर्फ 2 ही नाम याद करना, ज़्यादा डीप में घुसोगे तो जैसे यहाँ पर 2-3 सूडो एसिड फॉर्म, नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म, सिर्फ 2 ही बातें याद रखो, नाइट्रो फॉर्म, एसी नाइट्रो फॉर्म। एसी मतलब क्योंकि वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये था कि ये देखो इक्विलिब्रियम का जो साइन है वो किस तरह बना रखा है। जो फॉरवर्ड वाला एरो है वो स्मॉल बना रखा है, और जो बैकवर्ड वाला है वो लार्ज। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलमोस्ट लेफ़्ट की तरफ ही लाइज करता है। मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मोस्टली टाइम में फर्स्ट फॉर्म में ही रहना चाहता है, ना कि सेकंड फॉर्म में।
ठीक है, वो नाइट्रो फॉर्म में ही रहना चाहता है। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है वो ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में वो यही शो करेगा। उसके बाद इसने ये कहा है कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो होंगे नाइट्रो एरीन्स, वो ये टोटोमेरिज्म कभी शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिडिक करेक्टर, वही जो अभी अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, लेकिन आगे कंटिन्यू करेंगे उससे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन्स आर वीकली एसिडिक एंड दे कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। जो नाइट्रो एल्केन्स हैं उनमें जो अल्फ़ा कार्बन है और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं उन्हीं को तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहेंगे। तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर देखो ये नाइट्रो ग्रुप के जो मोस्ट एडजेसेंट कार्बन है वो ये है, तो इसको कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, और इसके ऊपर जो दोनों हाइड्रोजन है इनको कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं इन करेक्टर, मतलब हम इनको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि तुमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी पढ़ा है। ठीक है ना, वहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होती है वो तभी तो पॉसिबल हो पाते हैं जब कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। एसिडिक का मतलब यही है कि वो इजीली रिमूव कर सकते हैं हम उनको। ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर करेक्टर नाइट्रो एल्केन्स कंपाउंड का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स का। ठीक है, टर्शरी में क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन होगी ही नहीं तो वो इस तरह का कोई एसिडिक करेक्टर भी शो नहीं कर पाएगा। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिमूव किसको करेंगे? ठीक है ना, तो अब इसमें देखो इस एसिडिक करेक्टर के होने के रीज़न नीचे दो लिखे हुए हैं। ठीक है, इटैलिक फॉर्म में क्या लिखा है? फर्स्ट, कि ऐसा करेक्टर ये शो ही कैसे कर पाता है, एसिडिक जो करेक्टर ये हम कह रहे हैं बिहेवियर ये शो कर रहा है वो कैसे कर पाता है? फर्स्ट उसका रीज़न है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन के एडजेसेंट में। तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये उसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए कार्बन भी फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या कहने की कोशिश है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कार्बन, जैसे मैं अगर ड्रॉ करके बताती हूँ, रुको, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। ठीक है, इसी तरह फिर इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इसका रिमूवल ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहली इसमें रीज़न ये दे रहा है कि नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ही ये हाइड्रोजन्स एसिडिक होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन। जब प्रोटोन निकल जाता है, जब हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन निकल गई प्रोटोन की फॉर्म में, तो उसके बाद जो कार्बन आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पर देखो इन्होंने इस पॉइंट में दिखाया है, दिख रहा है, कार्बन आयन जैसे ही बना वो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है खुद को। ठीक है, तो इस वजह से एसिडिक होती हैं ये दोनों हाइड्रोजन्स और इनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे जो पैराग्राफ है ये वाला जो पैराग्राफ, इसमें अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले देखो इन्होंने नाइट्रोमीथेन लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH। अब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो अगर कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन्स होंगी तो उनको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर स्लो लिखा है, ये स्लो और फास्ट जब भी लिखेगा उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस ये इसमें कन्वर्ट होना चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एसिडिक करेक्टर कैसे शो करता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोमीथेन का एग्जाम्पल नीचे ले रखा है, उसमें उसने डाल दिया है NaOH, क्योंकि अब इस नाइट्रोमीथेन में हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर ये बना सकता है जैसा ये यहाँ पर इसने दिखाया है। ठीक है, ये जो बना रखा है। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन निकला एक कार्बन आयन बना, उसमें कार्बन आयन ने खुद को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लिया। इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर 1 बन सकता है। ठीक है, अब अगर इसमें फर्दर इस स्ट्रक्चर इसमें फर्दर अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कर दें, इस पैराग्राफ में ये यही कहना चाहता है कि अब अगर मैं इसमें एक एसिड डाल दूँ तो वो हाइड्रोजन कहाँ जाकर चिपकेगा? वो हाइड्रोजन इनमें से किसी एक ऑक्सीजन पर जाकर अटैच हो जाएगा और हमें एक इनॉल फॉर्म मिल जाएगी। तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा इससे लग जाएगा। देखो जैसे
एल्डिहाइड लगाओ या कीटोन लगा लो, जैसे यहाँ पर सी, मान लो अगर मैं इसको भी सी बनाऊँ, सी यहाँ पर ये कोई कीटोन का स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड कीटोन्स की ये कीटो फॉर्म है। इनॉल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, इसी तरह तो लिखी जाती है, ये कहलाती है इनॉल फॉर्म और ये कहलाती है कीटो फॉर्म। तो अब मैं ये कीटो और इनॉल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम इस फॉर्म में आगे फर्दर एसिड डालेंगे तो ये फटाफट से वो एसिड जाकर, फास्ट है देखो, फॉरवर्ड स्टेप फास्ट है, बैकवर्ड स्लो है, तो फटाफट से वो जो जैसे ही एसिडिफिकेशन करेंगे हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और हमें जो फॉर्म मिल रही है वो इनोल फॉर्म है। किसकी, नाइट्रो एल्केन्स की। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है वो एज सच अपनी पेरेंट फॉर्म में है, और यहाँ पर देखो अपनी पेरेंट फॉर्म में नहीं है, कौन सी फॉर्म में है, ऐसी नाइट्रो फॉर्म में कह लो। ये देखो बिल्कुल सिमिलर नहीं लग रही इसके, एसी नाइट्रो फॉर्म या फिर इनोल फॉर्म। ठीक है, इसको इनोल से हम कंपेयर करके चल रहे हैं इसलिए इनोल बोल रही हूँ, अदरवाइज इसको एसी नाइट्रो फॉर्म ही कहेंगे। ठीक है ना, एसी नाइट्रो फॉर्म। अब ये इस पैराग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। बाकी इसकी इस एसिडिक करेक्टर की वजह से फर्दर ये किस तरह की रिएक्शंस शो कर सकता है। जैसे यहाँ पर हाँ, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर नीचे ये लिख रहा है कि एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स जो फॉर्म बनी है ये दोनों तरह से काम कर सकती है। ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकती है। कौन सी फॉर्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जो फॉर्म बनी है ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है और इलेक्ट्रोफाइल का भी। ये इसका करेक्टर है और इसकी वजह से ये फर्दर कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।